नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां पर कि रिस्क भी हैं और रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। यही बात अगर हम 2 महीने पहले कर रहे थे तो उसमें रिस्क कम था, रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा थी। लेकिन एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क खड़ा है, दूसरी तरफ ट्रेड वॉर की डील सामने खड़ी है, तीसरी तरफ क्रूड ऑयल खड़ा है जो कि लगातार नीचे प्रेशर में है, और चौथी तरफ हमारी अर्निंग्स, जहां पर कि हमने देखा कि काफ़ी कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस भी मिले और कुछ हद तक कंपनियों के रिजल्ट वीक भी रहे। इन सभी मुद्दों पर बात होगी कि अब मार्केट में करना कैसे अपने को तैयार है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट वेटर्न, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर जुड़ चुके हैं। सुदीप सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। सुदीप सर, थैंक यू सर। सुदीप सर, इस समय लोगों के जहन में केवल एक ही सवाल चल रहा है कि एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जिसके हमने बहुत सारे एनालिसिस देखे कि इंडिया पाकिस्तान के जब जब एस्केलेशंस हुए हैं तो निफ्टी मैक्सिमम साइड पर 2% ही गिरा है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। लेकिन अगर वॉर हुए हैं ग्लोबल फ्रंट पर, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का हुआ, फॉर एग्जांपल इजराइल हमास का हुआ, तो रशिया का मार्केट 33% गिरा था, इजराइल का मार्केट मैक्सिमम साइड पर 13% गिरा था। जो कंट्री वॉर में इन्वॉल्व हो गया, बड़ा कंट्री, उसके मार्केट की स्थिति ये हुई। यूक्रेन का मार्केट तो सर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज ही बंद कर दिया, उन्होंने अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, हालांकि उसमें 6% की गिरावट थी। लेकिन सर, कैसे ट्रेड करें, कैसे देखें इन सब परिस्थितियों में? देखिए, ये जो आप स्टैटिस्टिक्स आपने निकाला है, बहुत बेहतरीन स्टैटिस्टिक्स है और इससे एक अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। पर मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा कि कोई पैटर्न इसमें से डिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। और इंडिया पाकिस्तान एक अलग ही किस्म का रिलेशनशिप है, और जैसे हमने पहले भी देखे हुए हैं, बहुत सारे इसमें पहलू आए हैं। तो मेरा तो सलाह यही होगा कि निवेशक के लिए इस पे ध्यान रखिए, पर इस पे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान करे तो कोई फुल स्केल वार की संभावना नहीं है अभी भी। हाँ, कुछ रिटेलिएशन इंडिया की तरफ से कभी ना कभी जरूर होगा, पर वो भी इमीडिएट होगा ये हम लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि इंडियन जो 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 स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हम लोगों को लग रहा है कि वो वेट करेंगे, अपॉर्चुन मोमेंट पे रिटेलिएट करेंगे, और ऐसे रिटेलिएट करेंगे जिसका कोई काउंटर ऑफेंसिव ना हो। सोच समझ के रिटेलिएट करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि मार्केट को फोकस करना चाहिए ट्रेड वार पे, इकोनॉमी पे, और जो बाकी पहलू है उस पे। वार को लेके इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे भी अभी तक अपने जो देशवासी हैं उनको कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है कि आपको वॉर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, जितना कि शायद पाकिस्तान में डर है। पाकिस्तान में लोग ज़्यादा उस चीज़ को लेकर हवा मान रहे हैं। तो ऐसे में सर, हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो वॉर कंट्रीज़ होते हैं, ख़ासतौर से इंडिया तो अच्छे खासे वॉर में रहता है, कभी चाइना से ही लड़ जाता है, कभी इंडिया पाकिस्तान से ही लड़ता है। हमारा मार्केट अपनी चाल चला है। बीट 1999 जब हमने कारगिल वॉर देखा, हालांकि वो एक बॉर्डर तक सीमित था, एक एलओसी पर था, तो वहाँ पर सीमित रहा, तो इसलिए देश में अंदर उतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब नहीं हुई। कारगिल वॉर 3 मई को शुरू हुआ था, 26 जुलाई को ख़त्म हुआ था। उस दौरान निफ्टी ने केवल -1% का रिटर्न दिया। संसद पर जब हमला हुआ था तो -1% का रिटर्न था। उरी पर जब स्ट्राइक हुआ तो -2% का नेगेटिव रिटर्न था। पुलवामा में -2% का रिटर्न था। तो सारे इवेंट्स देखें तो केवल 2% तक आकर सीमित हो जाते हैं। लेकिन जैसा हम बता रहे थे कि ग्लोबल वॉर जब हुए हैं, जो कि अभी भी चल रहे हैं, ऑनगोइंग वॉर जो चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी तक। उसके अलावा हमने इजराइल हमास का युद्ध देखा कि वो चल रहा है। उसके अलावा हमने देखा सऊदी का चल रहा है, वहाँ टर्की का सीरिया के साथ चलता रहता है। तो ये कुछ ना कुछ टेंशन्स चलती रहती हैं। लेकिन इन सभी टेंशन्स में इंडियन मार्केट पर देखें तो एफआईज का फ्लो पिछले 4 इवेंट में सर 3 बार पॉजिटिव रहा है। अगर हम पहलगाम वाला देखें, ये जो अप्रैल में हुआ, एफआईज का फ्लो 2735 करोड़ रुपए का रहा अप्रैल मंथ में। और जब मतलब चाहे इवेंट हो गया, घटना हो गई, लेकिन एफआईज का फ्लो नहीं रुक रहा। पुलवामा में भी यही हुआ, उरी में भी यही हुआ। उस समय एफआईज का फ्लो जो चल रहा था वो चलता रहा।
मुंबई इवेंट जरूर जब 2008 में हुआ था उस समय पर, 2008 को तो याद ही कर सकते हैं हम सब लोग कि उस समय तो परिस्थितियां ही अलग थीं। 2008 का फॉल तो सभी को याद होगा। तो उस समय तो एफआईज पैसा निकाल ही रहे थे। सर कैसे देखें कि एफआईज वापस तो नहीं हो जाएंगे, जैसे तैसे तो लौट कर आए हैं? मुझे नहीं लगता एफआईआई वापस जाएंगे, क्योंकि एफआईआई का आना उसका कारण दूसरे है। यूएस में बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी चल रहा है, और यूएस में अनसर्टेनिटी के चलते डॉलर पे प्रेशर है, और वहां पे लोकल मार्केट में लोग थोड़ा रिस्क अवर्स हो रहे हैं और पैसा दूसरे यूएस के बाहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में इंडिया का नाम सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि एक जीडीपी, अच्छा खासा जीडीपी ग्रोथ करता हुआ एक बड़ा इकोनॉमी इंडिया ही है आज के दिन में। तो इंडिया में पैसा आ रहा है। ठीक है, इंडिया में भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ स्लोडाउन जैसा, डिमांड स्लोडाउन का स्थिति देखने को मिला है। इसके लिए थोड़ा सतर्क एफआईआई जरूर है, पर एफआईआई की तरफ से पैसा आना चालू हो गया। अगर आपने देखा है, करीबन $500 मिलियन अप्रैल में नेट एफआईआई की तरफ से निवेश हुआ है इंडिया में, और हम लोगों को लगता है कि यह सिलसिला जारी रहेगा। जब तक यूएस में इतना बड़ा अनसर्टेनिटी चलेगा, तब तक एफआईआई का फ्लो इंडिया की तरफ जरूर आता रहेगा। ठीक है सर, अभी इस परिस्थिति में एक निवेशक के तौर पे हमें कौन से सेक्टर्स, किस तरह की सोच रखनी चाहिए अपने माइंड में कि कुछ खरीदारी करनी है, कोई नीजक रिएक्शन मिले मार्केट में तो ये सेक्टर्स हैं जहां पर कि हमें खरीदारी करनी चाहिए, और कौन से शेयर्स हैं जहां पर कि खरीदारी करनी चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए सर? देखिए, मैं तो निवेशक को यही सलाह दे रहा हूं कि इतना बड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है ट्रेड वार को लेके, और ये कहाँ पे सेटल होगा, कैसे सेटल होगा, मुझे नहीं लगता है दुनिया भर में किसी को मालूम है। ये एक बहुत बड़ा अनिश्चित इवेंट है। तो इस स्थिति में निवेशक को डोमेस्टिक फोकस्ड जो सेक्टर्स हैं, जहां पे ट्रेड वार का कोई असर नहीं आने का संभावना है, एटलीस्ट डायरेक्ट असर नहीं आने का संभावना है, वहां पे फोकस करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स इंडिया में हैं, जैसे मैं सीमेंट का जिक्र करूंगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का जिक्र करूंगा। देखिए, ये सेक्टर्स में क्या हो रहा है कि सरकार की तरफ से 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का इस साल के लिए ऐलान किया गया है, और इसका मतलब होता है रफली लगभग 1 लाख करोड़ महीने का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से होगा। इसके साथ साथ प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है ही। तो ये सब मिला के सीमेंट कंपनीज के लिए बहुत जबरदस्त डिमांड की स्थिति बनने की संभावना है। और इन्होंने अपना सीमेंट कंपनीज बाय एंड लार्ज अपना एफिशिएंसी भी पे काम किया है, और कॉस्ट एफिशिएंसी भी अच्छा खासा आ गया है उनके पास। तो आने वाले दिनों में अल्ट्राटेक जैसा दिग्गज सीमेंट कंपनी पे जरूर फोकस किया जा सकता है, और लंबी अवधि के लिए यहाँ पे जरूर निवेश किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैं कर रहा था, यहाँ पे भी जो कारण मैं बता रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना बड़ा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त काम हो रहा है। तो इस स्थिति में लार्सन टुब्रो जैसे दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में निवेश किया जा सकता है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। इसके साथ साथ और एक सेक्टर का मैं जिक्र करूंगा जिसका भी दुनिया के ट्रेड वार वगैरह के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये है पावर सेक्टर। यहाँ पे इंडिया में एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है, और हम लोग मानते हैं कि अगला 5-10 साल तक ये पावर सेक्टर में मोमेंटम जारी रहेगा। तो इस सेक्टर के जो दिग्गज कंपनीज है, जो पावर फाइनेंशियल्स है, पावर एंसिलरी कंपनीज है, हर जगह पे ध्यान दिया जा सकता है। वैल्यूएशन पे के लिहाज पे और अपॉर्चुनिटी सामने रखते हुए हम लोग एनटीपीसी में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो पावर फाइनेंशियल्स है, पीएफसी, आरईसी, इरेडा, यहाँ पे भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि इन सेक्टर्स में अगर आप खरीदारी करें टू ए ग्रेट एक्सटेंट अब जो ग्लोबल ट्रेड वार है, ग्लोबल हेडविंड्स है, उससे इंसुलेटेड रहेंगे, और इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ, इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंडिया का इंटरनल डिमांड, इसके बलबूते पे आपका शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा होता रहेगा। सर कुछ सिल्वर लाइनिंग जो कि ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से मार्केट नहीं तो कम से कम कुछ छोटे निवेशक जो शायद नहीं देख पाए, वो क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया। अब ओपेक की बैठक भी है नेक्स्ट वीक, और उससे ये माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर बात हो रही है कि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, उससे और क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे ही आएंगी। और दूसरा, जितना अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर लंबा खिंचेगा, उससे दो वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज स्लो डाउन में आएंगी, और उससे भी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस के लिए थोड़ा सा रिस्क है, और यही रिस्क इंडिया के मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा रिटर्न का काम करता है।
क्या लगता है सर ये सिल्वर लाइनिंग हमारे साथ बनी रहेगी कुछ समय, या लगता है कि ये ईज आउट हो जाएगी? देखिए, ये सिल्वर लाइनिंग तो ऑलरेडी मिल गया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस लेवल पे आ गया है वो इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। पर इसमें एक चेतावनी मैं देना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस अगर बहुत कम नीचे जाता है, इससे भी ज्यादा नीचे चला जाता है सिग्निफिकेंटली, तो वो शायद इंडिया के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। और ग्लोबल इकोनॉमी अगर जबरदस्त स्लो डाउन आ जाता है तो इंडिया के लिए भी वो सही नहीं होगा। बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे सेगमेंट्स में उसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। तो लगभग जो रेंज में अभी क्रूड ऑयल घूम रहा है, ये रेंज इंडिया के लिए बहुत ही बेहतर रेंज है और इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है सर, ऐसे में जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हैं, उनमें से अगर कुछ चुनना हो तो किसको चुने? देखिए, जो स्थिति ऐसा है कि इसमें मैं तो ऑयल मार्केटिंग या ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज से थोड़ा दूर रहने का सलाह देता हूं। पहली बात है, ऑयल में बहुत वोलेटिलिटी है। दूसरी बात है, जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनीज है वहां पे एक सरकार का एक कहीं ना कहीं एक कंट्रोल जैसा रहता है, जिससे कि प्राइस फ्री एंड फेयर प्राइसिंग नहीं होता है। और कभी तो उनके पास लॉस अब्जॉर्प्शन की स्थिति आ जाती है, कभी एडिशनल प्रॉफिट आ जाता है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो जरूर ट्रेड करे। मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ट्रेडिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं तो यहाँ पे थोड़ा निवेशक को दूर रहने की सलाह देता हूँ कि वोलेटिलिटी अनप्रिडिक्टेबल है और दूर रहना सही है। ठीक है सर, एक फैक्टर जो आप से ट्रेड डील को लेकर बात मतलब आप कर भी रहे थे, ट्रेड डील में सर क्या लग रहा है कि इंडिया की ट्रेड डील जल्दी हो पाएगी? और चूंकि यूएस भी प्रेशर में तो है, और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से उनके ही कंट्री में रेटिंग घट रही है, आफ्टर इलेक्शन सबसे लो रेटिंग पर आ चुके हैं। वो पहली टर्म में भी उतनी लो रेटिंग पर नहीं आए थे, ड्यूरिंग कोविड भी नहीं आए थे जितना कि अब आ गए हैं वो। और लोग कह रहे हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इकोनॉमी को काफ़ी ख़राब कर दिया है। अब उसकी जो हीट है इकोनॉमी में वो लोग फील भी कर रहे हैं। क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप जल्दी में थोड़ा अच्छी डील दे पाएंगे इंडिया को, और उसका कुछ फ़ायदा इंडिया उठा पाएगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दबाव सा आ गया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत जल्दी डील कंक्लूड करने का। और वो कह भी रहे हैं कि इंडिया, कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के साथ बहुत जल्दी डील साइन हो जाएगा। पर ये सारे जो ट्रेड डील होते हैं, ये कुछ हद तक बहुत निटी-ग्रिटी में जाना पड़ता है और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों देशों के, उनके बीच में डिस्कशन लंबा खींचता है। पर अभी जो स्थिति है वो तो एक पॉलिटिकल लेवल पे ये डील बन रहा है। तो मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एक बहुत अच्छा कुछ डील सामने आएगा या ऐसा बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेबल लॉन्ग टर्म के लिए वायबल कोई डील सामने आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है इस पे। तो मैं तो अभी भी इस पे सतर्क ही रहने की सलाह दूंगा निवेशक को, क्योंकि देखिए, ट्रेड डील बहुत जल्द हो जाएगा ये कहना आसान है, पर अगर सही मायने में अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड डील करना है उसमें समय लगता है और वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है। वो बहुत सारा ट्रेड रिलेटेड एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व होके एक बहुत सोचे समझे हुए डील होना चाहिए। तो अभी वेट एंड वॉच, यही मैं कहूंगा। इस पे ज्यादा भरोसा करना या इसके बेसिस पे कोई एक्शन लेना शायद सही नहीं होगा। ठीक है, मार्केट इस जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे थोड़ा रिकवर कर रहा है, थोड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, वो एंजॉय करिए। पर इस पे ज्यादा भरोसा करने का शायद सही नहीं होगा। ठीक है सर। तो सर ट्रेड डील में ठीक है, हमने माना कि ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहना है, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर्स होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हाथ से नहीं जाने देगी ट्रेड डील में, वो कौन से सेक्टर होंगे? वहाँ पर क्या लगता है कि सेफ गार्डिंग कहाँ होगी? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने डेयरी को लेकर एंट्री करने से या एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री करने पर काफ़ी पुश किया है कि हम इसमें एंट्री नहीं होने देंगे, मतलब उनका स्टांस अभी तक ये रहा। बाकी उन्होंने डिफेंस में मना नहीं किया कि डिफेंस में आप आ जाइए, हमें इक्विपमेंट बेच लीजिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ में उन्होंने सच मना नहीं किया। ऑयल एंड गैस तो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है, कहीं से भी करें। अब वो अगर अमेरिका से करते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है।
क्या लगता है सर, किन पर्टिकुलर सेक्टर्स को गवर्नमेंट फोकस कर रही होगी ट्रेड डील में कि यहाँ पर उनको रिस्क भी नहीं है, चलो ठीक है यहाँ कर लेते हैं, और कहाँ पर लग रहा है कि उनके इंटरनल कंट्री में लोग अगेंस्ट हो जाएंगे अगर कोई ट्रेड डील कर ली उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर, वो कौन से सेक्टर होंगे सर? देखिए, इसमें दो चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जिक्र किया एग्रीकल्चर, जो जिसमें मैं डेयरी भी इंक्लूड कर लूंगा। इस पर ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है इंडिया में। तो और बहुत सारे ज्यादातर देशों में ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। फार्मर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके हित का, उनके जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का इशू आ जाता है। तो ये ट्रेड डील में ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। और वहां पे इंडियन गवर्नमेंट के लिए कुछ ज्यादा कंसेशन देना बहुत मुश्किल होगा। आपने जैसे जिक्र किया डिफेंस और भी बहुत सारे सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में शायद ऑयल एंड गैस यहाँ पे बहुत रिलेटिवली इजी है यूएस गवर्नमेंट को एक्सेस देना, यूएस कंपनीज को एक्सेस देना। पर इसमें और एक पहलू आ जाता है कि अगर आपने यूएस को एक्सेस दिया तो यूरोप भी वो एक्सेस मांगेगा, यूके भी वो एक्सेस मांगेगा, जापान मांगेगा। मतलब आपके जो सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो सारे वो सेम ट्रीटमेंट मांगने लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सोच समझ के ये कंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि बात यूएस पे खत्म नहीं होगा। बाकी सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स वही बेनिफिट मांगने लग जाएंगे और आपको इवेंचुअली सेम बेनिफिट सबके लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल पे तौर पे मैं बताना चाहूंगा, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत बड़ा कुछ कंसेशन दे दिया। अगर आपने ऐसा किया तो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को शायद सबसे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे भी कॉस्ट एफिशिएंसी के तौर पे बेटर है, उनके व्हीकल की वैरायटी भी ज्यादा है, अपने देश के पास में भी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा। तो अगर ईवी में बेनिफिट हुआ तो वो बेनिफिट टेस्ला को जाएगा या चाइनीज मैन्युफैक्चरर जैसे बीवाईडी को जाएगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए। सर एक चीज़ और, लास्ट चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, अर्निंग अभी तक कैसी लगी आपको और उनके बेसिस पर क्या फोरकास्ट ले रहे हैं, कहाँ तक अर्निंग का एक्सपेंशन देख रहे हैं FY26 के लिए, 27 के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज अर्निंग्स क्या लग रहे हैं आपको टारगेट्स निफ्टी के? देखिए, अर्निंग्स तो बहुत खास कुछ नहीं आया है बाय एंड लार्ज। जो एक्सपेक्टेशन था, अब एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सबड्यूड ही था, उस एक्सपेक्टेशन के आसपास ही घूम रहा है। और सबसे बड़ी जो शंका की बात है वो है कि कंजम्पशन डिमांड इंडिया में अभी तक वापस नहीं आया है। उम्मीद ये था कि फोर्थ क्वार्टर से शायद कंजम्पशन डिमांड वापस आ जाएगा और ड्यूरेबल्स, टू व्हीलर, यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलेगा, पर वो दिख नहीं रहा है और ये एक शंका की बात है। अब उम्मीद ये किया जा रहा है कि मॉनसून अगर ठीक ठाक हो और मॉनसून के बाद हार्वेस्ट के बाद डिमांड वापस आएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन रह रहा है। पर इसमें अभी कमेंट करना मुश्किल होगा, मॉनसून देखना पड़ेगा, बाकी सब चीज समझना पड़ेगा। पर बाय एंड लार्ज Q3 के जैसा ही लगभग नतीजे आ रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कुछ है नहीं अभी तक। ये मैं जरूर कहूंगा कि FMCG वगैरह में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ही हो रहा है, टू व्हीलर में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, बाय एंड लार्ज ऑटोज में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। एक दो कंपनी ऐसे हैं जो कि सेक्टर से जो आगे परफॉर्म कर रहे हैं, बेटर देन एवरेज सेक्टर परफॉर्मेंस से वो आगे कर रहे हैं। जैसे टीवीएस मोटर ने टू व्हीलर में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, M&M में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो ऐसे एक दो एक्सेप्शंस हर सेक्टर में आ रहे हैं, पर बाय एंड लार्ज परफॉर्मेंस सबड्यूड है। एक सीमेंट की बात मैं करूंगा, सीमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, वहां पे लग रहा है कि डिमांड वापस आना चालू हो गया, प्राइसिंग पावर भी शायद वापस आ रहा है। तो प्राइसिंग पावर और डिमांड पे आने वाले दिनों में ध्यान रखना पड़ेगा, शायद सीमेंट में अच्छे दिन आना चालू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं सीमेंट में, और सर ने बताया कि ये पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि आपको देखना है कि अर्निंग एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है और अर्निंग का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है। सुदीप सर, बस आखिरी क्वेश्चन कि लोग एक्चुअली निफ्टी ही जानना चाहते हैं, क्योंकि निफ्टी से उनको ये पता लग जाता है कि मार्केट ऊपर या नीचे, वो कहाँ देख रहे हैं आप? ये निफ्टी तो अभी के लिए अगर पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल रेंज बाउंड देख रहा हूँ। जो करंट लेवल्स है इसी यहाँ से और ऊपर या नीचे अगर आप 400-500 पॉइंट का एक पिवोट बना ले, उसी रेंज में घूमता रहेगा।
मुझे लगता है ये ट्रेड वॉर के रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज है, जो इंडिया में डिमांड स्लो डाउन थोड़ा बहुत हुआ है, इंडिया पाकिस्तान को लेके जो टेंशन बना हुआ है, इस माहौल में निफ्टी ब्रेकआउट होना ऊपर या नीचे मुश्किल लग रहा है मुझे। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले 7-10 दिन 15 दिन में इसी रेंज में घूम रहा है निफ्टी। तो मुझे भी लग रहा है कि यही रेंज में अभी निफ्टी रहेगा। निफ्टी का ब्रेकआउट तभी होगा जब ये ट्रेड वार के रिलेटेड कोई सोल्यूशन आएगा या इंडिया पाकिस्तान में कुछ कंक्लूसिव कुछ आ जाएगा। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है कि ब्याज दर इंडिया में कम हो रहा है, और ये ब्याज दर कम होना एक बहुत पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए आने वाले दिनों के लिए। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता अगर बाकी फैक्टर्स जो ट्रेड वॉर, इंडिया पाकिस्तान, ये स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि ये दो बड़े स्ट्रेस पॉइंट्स हैं। ये बैलेंस आउट कर रहा है कुछ हद तक और निफ्टी रेंज में घूम रहा है। बिल्कुल, तो निफ्टी रेंज में रहेगा और सर ने सेक्टर्स बता दिए हैं और सर ने हर पॉइंट को बड़े अच्छे से समझा दिया कि कैसे कैसे किस पॉइंट का एनालिसिस करना, कैसे सोच रखनी है। सुदीप सर, ऑफ कोर्स आपके साथ हमेशा ही बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे सुदीप सर जिन्होंने कि बताया कि निफ्टी अभी रेंज बाउंड ही रहने वाला है, ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद ना करें, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जहां पर कि सर ने बताया कि फोकस करना चाहिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।